नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उन सभी चरणों में चुनाव आयोग ने सभी जिलों की पूरी सूची तैयार कर दी है। उत्तर प्रदेश को 10 मार्च को नया सूबे का सीएम मिल जाएगा और उसके साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य वो तय करेगा। आज हम बात करेंगे इस उत्तर प्रदेश के पिछले 70 सालों के इतिहास में कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, क्या क्या उनका रवैया रहा, कितने साल उन्होंने शासन किया और क्या रहा। मेन जो हमारा फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे एक काल में, उनको लेकर के बात होगी और उसके बाद की फिर क्या कार्यवाही रही उस पर आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के 2 काल रहे हैं। पहला ब्राह्मण काल जो 1946 से 1989 तक चला और दूसरा ब्राह्मण शून्य काल जो 1989 से 2021 तक चला। जो पहला ब्राह्मण काल था उसमें 39 साल रहे, 1946 से 1989 तक। इस पूरे में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे और 20 सालों तक उत्तर प्रदेश को उन्होंने चलाया, उत्तर प्रदेश पे शासन किया। उसके बाद ब्राह्मण शून्य काल आया जो 1989 से 2021 तक आया, कुल 31 साल, और उसमें एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं रहा 1989 से अब तक के इतिहास में। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्रियों के इस काल की कहानी है, इसको हम बारी बारी से आज पूरा समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा 1946 से। 1946 का वो वक्त था जब अंग्रेजों की लड़ाई अपने आखिरी मुकाम पर चल रही थी। नेता वही बनता जो अंग्रेजों को उनकी गद्दी से हिला देता। और उसके बाद 1925 की तरफ गौर करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ लड़कों ने एक पूरा संगठन बनाया और काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटने लगे। अंग्रेज तब कमजोर पड़ चुके थे और उसके बाद जब उन्होंने खजाना तो लूटा लेकिन उनके ऊपर मुकदमे हो गए और उनकी कोर्ट में कोई पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उत्तर प्रदेश से एक लड़का निकल के सामने आता है, गोविंद बल्लभ पंत, जिसने काकोरी के उन लड़कों का चुनाव लड़ा। यह लड़का उत्तर प्रदेश में पूरा संगठन बना के अंग्रेजों के स्कूल बंद करवाने लगा और आजादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के लोग आजाद महसूस करने लगे। बड़े बड़े नेताओं की नजरों में आ गया, सहमति सबकी बनी, तो इसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 1946 में ही बना दिया गया। बाद में संविधान बना, फिर इसको पद के तौर पर दे दिया गया। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत को बना दिया। बाद में सरदार पटेल जब नहीं रहे, उसके बाद ये देश में गृह मंत्री भी बन गए। तो ये पहला मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण चेहरा था वो गोविंद बल्लभ पंत थे। कहानी आगे बढ़ती है, दूसरे मुख्यमंत्री की बात आती है। ये मुख्यमंत्री का नाम बहुत खास होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दूसरी मुख्यमंत्री रही। उत्तर प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली थी ब्राह्मण चेहरे के साथ। 1936 में हुआ कुछ ये कि सुचेता कृपलानी से 20 साल बड़े एक शख्स था आचार्य कृपलानी, उनसे उन्होंने शादी कर ली और गांधी इसके पूरी तरह से विरोध में आ गए। 1946 में गांधी ने कहा कि मेरा साथ दो, सुचेता तब साथ नहीं खड़ी हुई। 1952 के जब चुनाव आए तो आचार्य कृपलानी की नेहरू से बात पटरी बिगड़ गई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सुचेता कृपलानी भी कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन बाद में हुआ कुछ ऐसा कि पति से भी सुचेता कृपलानी की पटरी नहीं खाई और उन्होंने उनकी नहीं मानी। 1957 में कांग्रेस में वापसी कर ली। ये वही सुचेता कृपलानी हैं जो कई साल बीएचयू में लेक्चरर भी रही। यूपी वाले इनको अपना समझते थे। एक के बाद एक लगातार चुनाव लड़ती गई, हर बार जीतती गई। उसके बाद 1963 में कांग्रेस ने इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री के नाम पर इनका रिकॉर्ड आज भी दर्ज किया जाता है। इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख गया। ये दूसरी मुख्यमंत्री थी। आगे बढ़िए तो अब बात तीसरे मुख्यमंत्री की आती है, बनारस के कमलापति त्रिपाठी। वो लड़का जो आज अखबार में पत्रकार के तौर पर काम करता था, कई किताबें लिखता था और नेता तो पहले से ही बन गया था जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई। 1971 में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो कमलापति के ऊपर नजर गई और कमलापति को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे मुख्यमंत्री तीसरे ये बने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के साथ।
बाद में भ्रष्टाचार के आरोप इंदिरा की सरकार के ऊपर लगे, केंद्र में इंदिरा गांधी का विरोध बढ़ा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग अधमरी हो गई। वो एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बाद में बात आती है ब्राह्मण सीएम की। चौथा चेहरा कौन था उत्तर प्रदेश के अंदर? हेमवंती नंदन बहुगुणा। कमलापति के शासनकाल में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब होती चली गई और इस हालात में आ गई कि कांग्रेस को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उसकी उत्तर प्रदेश के अंदर छवि बनाए, काम करे। तो कांग्रेस ने एक नया चेहरा ढूंढा, हेमवंती नंदन बहुगुणा को। 1973 में कांग्रेस ने इसको सीएम बनाया और कांग्रेस एक अच्छे लेवल पे आई। हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। बाद में एक और शख्स आया, श्रीपति मिश्रा, क्योंकि 1980 से 1985 के बीच ऐसा गजब का भूचाल आया था कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में लगभग पूरा फिल्मी माहौल चल गया था। कांग्रेस की हालत एकदम डगमगा रही थी। उस वक्त में बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बीपी सिंह ने ऐलान किया था, क्योंकि बुंदेलखंड की रहनुमाई करते थे और बुंदेलखंड उस वक्त में 80 से 85 के दौर में पूरा डाकुओं का एक इलाका हुआ करता था बुंदेलखंड। और इन्होंने इसी बात पर गद्दी पे बैठे थे कि मैं यहां से चुनाव जीतने के एक ही महीने पहले में डाकुओं का खात्मा कर दूंगा। हालांकि वो किस्सा अलग रहा कि डाकुओं ने फिर इनके भाई को ही मार दिया और उसके बाद इनकी गद्दी भी चली गई, वो एक पूरा अलग किस्सा है। लेकिन इन्हें अपने पद से बाद में रिजाइन देना पड़ा और उसके बाद आनन फानन में कांग्रेस नेतृत्व ने श्रीपति मिश्रा को मुख्यमंत्री चुना। और उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि श्रीपति मिश्रा की भी किस्मत साथ नहीं दी, राजीव गांधी से लड़ाई कर बैठे और उसके बाद फिर एक लंबी कहानी। लेकिन 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर नाम रिकॉर्ड हो गया श्रीपति मिश्रा का। बाद में छठा सीएम आया, नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस का वो तिकड़मी नेता। जब जब कांग्रेस को लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी सत्ता डूब रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर हालत खराब हो रही है, कांग्रेस ने तब एनडी तिवारी को आगे किया। नारायण दत्त तिवारी एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के थे। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आयोजन पूरा भूचाल मचा हुआ था, 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए। इंदिरा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। और क्योंकि श्रीपति मिश्रा राजीव गांधी से लड़ बैठे थे, इस्तीफा दे दिया था, तो इन राजीव गांधी का एक बहुत अच्छा चेहरा मानते थे, बहुत विश्वसनीय चेहरा एनडी तिवारी थे। इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और लोग इन्हें प्यार से एनडी तिवारी कहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अब तक के एनडी तिवारी ही रहे हैं। उसके बाद से ब्राह्मण शून्य काल लागू हो गया और उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं आया है। हुआ ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं आने का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि एक वक्त में 1980 में मंडल कमीशन में तब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट आयोग को सौंपी और आयोग ने 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान करी, उन्हें 27% आरक्षण देने को कहा। खूब बवाल कटा। यूपी की ओबीसी और अनुसूचित जाति के नेता जान गए थे कि अब उनकी किस्मत चमकने वाली है, उनका वक्त आने वाला है। वो लड़ते लड़ते लगभग 7 साल बीत गए थे। 1987 में कानपुर के अकबरपुर से एक लड़का निकलता है जो उस वक्त में इटावा के सैफई से जैन इंटर कॉलेज तक पैदल साइकिल करहल तक जाता था, साइकिल से मास्टरी की नौकरी करता था, पढ़ाई करता था। वो शख्स थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि मुलायम सिंह ने एक क्रांति रथ निकाला और पूरे प्रदेश के अंदर रथ से घूमने लगे। जब वो बांदा पहुंचे थे उस वक्त उनके रथ पर खूब पत्थर फेंके गए। मुलायम को कई चोटें आई थी, कई जगह पत्थर लगे, लेकिन उनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे ना रहे, क्रांति और रथ का पहिया ये चलता रहेगा। और ये रथ रुका नहीं। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह जनता दल से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बन गए। अब जब मंडल कमीशन का कानून लागू हो गया, सिफारिशें लागू कर दी गई, फिर वहां पर एक ब्राह्मणों को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के अंदर लगा, क्योंकि 13 अगस्त 1990 का वो दिन था जिसने ब्राह्मणों को 32 साल से सीएम की कुर्सी से दूर रखा था। क्योंकि बीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, खुद वो ठाकुर जात से थे और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। और तब से आज तक के इतिहास में सिर्फ ठाकुर, यादव या अनुसूचित जातियां ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन पाई। अब आपको जल्दी से यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किन किन पार्टियों ने कितने कितने जातियों के सीएम उत्तर प्रदेश को दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले मैंने जितने भी आपको 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के चेहरे गिनाए हैं वो सब एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने ही दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी उस वक्त पूरे देश में प्रमुख तौर पर जानी जाती थी।
कांग्रेस पार्टी का एक दबदबा था, एक लहर चलती थी, तूती बोलती थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के टाइम तक ये बात रही। कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 3 ठाकुर मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश को दिए और 1 बनिया मुख्यमंत्री दिया, वैश्य समाज से आता था। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 ठाकुर मुख्यमंत्री दिए, जिसमें तत्कालीन आपके योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं, 1 बनिया दिया और 1 लोधी राजपूत दिया। जनता पार्टी की बात करें तो 1 यादव दिया, 1 बनिया दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 यादव मुख्यमंत्री दिए, नाम से समझ ही गए होंगे, 1 मुलायम सिंह यादव और 1 अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 1 अनुसूचित जाति का दिया, जिसमें खुद मायावती रही हैं। क्रांति दल की बात करें तो 1 जाट मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला और जनता दल की बात करें तो 1 यादव मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। अब बात करंट के हालात पर कर लेते हैं। आज की राजनीतियों में ब्राह्मणों के हालात क्या है, आज की राजनीति की जब बात करी जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में ब्राह्मण का कोई बड़ा चेहरा है नहीं जो सीएम की दौड़ में दिखाई दे रहा हो आपको। कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी में भी कोई सीएम पद के चेहरे को बीजेपी ने चुना नहीं या कोई सीएम पद का चेहरा खुद आगे आया नहीं। और कहा तो यह भी जाता है कि 2007 के चुनाव में बहुत हद तक ब्राह्मण बसपा के साथ हो गए थे, तब भी मायावती की ही सरकार बनी थी, अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री आया था। 2009 में बसपा सरकार में तमाम ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इसके बाद से फिर ब्राह्मण नाराज हो गए, कई सारे वहां से नारे भी बोले गए, मायावती के टाइम पे नारे बुलवाए गए। और उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने सपा का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल गई, वो सत्ता में आ गई। लेकिन यादववाद के विरोध में 2017 में ब्राह्मणों ने बाद में भाजपा को समर्थन दे दिया। इस वक्त फिर ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ बताए जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है। लेकिन सही मायने में अगर मैं कह दूं तो उत्तर प्रदेश की गद्दी में ब्राह्मण शून्यकाल अभी भी चल रहा है और आगे आने वाले दौर में भी यही दिखाई दे रहा है कि यह शून्यकाल बरकरार रहने वाला है। फिलहाल सारी पार्टियां एक एक करके पत्ते खोल रही हैं, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल रही हैं, सूची जारी कर रही हैं और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और उसने भी अभी तक चेहरा नहीं, लेकिन लोग यही मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ही, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो अखिलेश यादव उसका बड़ा चेहरा होंगे। अब ये बात पूरी साफ तौर पर नजर आ रही है कि ब्राह्मण शून्यकाल पिछले लगभग पूरे 31 सालों से चल रहा है और ये काल कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं है। ये पूरी हमारी रिसर्च रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब कब ब्राह्मण काल रहा, कब कब ब्राह्मण शून्य काल रहा। आगे ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए सनराइज न्यूज के पेज को फॉलो कर लीजिए। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश चुनाव से रिलेटेड सारी वो कवरेज, वो सारी रिसर्च दिखेंगी जो आप तक पहुंचनी चाहिए और आपकी ज्ञान में भी इजाफा करेंगी, क्योंकि राजनीति से आप बेशक जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन अपने प्रदेश के, अपने देश के इतिहास को जानना बहुत दिलचस्प होता है, बहुत जरूरी होता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आपको फिर अगली रिपोर्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।